कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे ना तो 4P इज वेरी इंपॉर्टेंट: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। चाय बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है एंड ये बिजनेस इतना सेक्सी बिजनेस नहीं है कि चाय का बिजनेस कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। तो इसका आपको कैसे परसेप्शन मिला आपके फैमिली से, क्या सोचा है इसके बारे में? मेरे फादर और मदर फार्मर ही। रूरल एरिया में ऐसे होता है, दो करियर ऑप्शन दिए जाते हैं, या तू एक पढ़ के कुछ किधर नौकरी हासिल करे, नहीं तो घर आके खेती कर। लेकिन जब चाय का बिजनेस सोचा ना तो उनका ईगो हट गया। चाय नहीं बेच सकते, हमारा गुडविल भी खराब हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा मार्केट में। लेकिन ये मेरा क्लियर हो गया था कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। क्योंकि धंधा क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हमारा विजन क्या है, वो धंधे का कैसे एक्सपेंशन तो वो मैटर करता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इंडिया में बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस आज भी सक्सेसफुल नहीं है। बहुत हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेटअप करते हैं, बट फिर एक साल बाद समझ में आता है कि अरे हम तो लॉस में ही चल रहे हैं। तो एक आइडियल फ्रेंचाइजी मॉडल आपने कैसे बनाया कि आज 300 फ्रेंचाइजी का आप ग्रो किया? क्योंकि हम फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा डेवलप किया कि हमें हर स्टेट के हिसाब से चेंज भी करना पड़ता है, प्रोडक्ट में भी कुछ वेरिएशन लाना पड़ता है, कस्टमर की नीड भी देखनी पड़ती है, नीड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं, उस हिसाब से सेटअप लगाना पड़ता है, और जिस एरिया में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रोडक्ट उधर डेवलप करके भी देना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट हमने डेवलप करके दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी लो रखा, मार्जिन भी अच्छा रख रहे, ऑपरेशन भी जीरो कर दिया, मार्केटिंग भी सही तरीके से कर रहे, और ये सब प्रोडक्ट अच्छे से मेंटेन करें। जो कस्टमर को हमने कमिटमेंट देते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगा, हाइजीनेबल प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये सब हम जो कमिटमेंट हमारे खुद के आउटलेट के लिए करते हैं, टोटल फ्रेंचाइजी से वही कमिटमेंट हम लेके कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो गुड टू हैव यू टुडे एंड अब अभी हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों ने हमेशा पूछा है कि सर फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे बनाएं, और फूड इंडस्ट्री के बहुत सारी इंटरेस्टेड ऑडियंस हमारी होती है। तो अब ग्लैड दैट कि आप आए हैं, आपने इतना अच्छा 300 फ्रेंचाइजीज के ऊपर अपना बिजनेस ग्रो किया है। बट वो स्टेज के पहले हम आपकी शुरुआत जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका शुरुआत कैसे हुआ, आपको ये बिजनेस आइडिया कहाँ से फाइनेंस किया, एंड आपने आपका उसके पहले बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना है। थैंक यू सर फॉर इन्विटिंग मी। सर मैं रूरल एरिया से आता हूँ। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी, तो मैंने इंजीनियरिंग को नासिक को एडमिशन लिया था। जब मैं थर्ड ईयर में था तब मैंने EDP कोर्स आपका किया था। उसी टाइम मुझे क्लियर हो गया था कि हमें बिजनेस में करियर करना है, अच्छा मनी अर्न करना है, तो एक बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के बारे में सर ने बताया था कि बिजनेस इज इक्वल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर्स एंड अर्न मनी एंड टू क्रिएट वैल्यू। तो उस हिसाब से हम बिजनेस ढूंढ रहे थे। टू मच टाइम हम फेल भी हुए या आइडिया भी रिजेक्ट किया हमने। जब हम EDP कोर्स किया उसके बाद सर हमारे पास ऑनलाइन कैब करने का भी आइडिया आया था, जो नासिक ने हम बिज़नेस किया था। ऐसा भी सोच रहे थे कि क्योंकि नासिक से ना मुंबई जो ट्रैवल करते बहुत लोग हैं, तो कसारा घाट तक सबको जाना होता है, तो ऐसा सोच रहे थे कि हम कैब चालू करें तब 2018 में, जब लास्ट ईयर में थे। तो लेकिन जब हमने इसमें से रिसर्च किया ना सर, तो वो हमारे फेवर में नहीं था वो बिज़नेस, और कुछ भी उसके वीकनेस भी थे, इसलिए वो हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद ऑनलाइन केक शॉपिंग का भी आइडिया हमारे पास आया था, लेकिन उसमें भी डिपेंडेंसी हो रही थी, और जीरो डिपेंडेंसी वाला हम बिज़नेस करना चाहते थे। जब हमने मार्केट रिसर्च किया ना सर, तो मार्केट में हमें एक डिमांड दिखी और एक कुछ नया आइडिया दिखा कि जब पुणे में ना तब तंदूर चाय फेमस हो गया था, वो जो मटके वाला। हमें ऐसा लगा कि वो जो चाय है ना हम रूरल एरिया में लेके जा सकते हैं, और वो चाय अच्छी फेमस हो सकती। लेकिन उसमें भी थोड़ा स्टडी करने के बाद समझ में आया कि 20 रुपीज़ वाला चाय कोई पीने नहीं वाला, क्योंकि वो प्राइस भी इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे ना तो सर चाणक्य सर ने हमें क्लियर कर दिया था कि 4P इज़ वेरी इंपॉर्टेंट: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट तो चाय था। चाय ऐसा प्रोडक्ट है सर, पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला चाय है, और सबकी सुबह और शाम भी चाय से होती। तो चाय प्रोडक्ट मार्केट फिट था। दूसरी बात प्राइस की आई, तो तंदूर चाय नहीं चलने वाला था, तो लेकिन चाय में ही काम करना था। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया सर। 2018 में पुणे में खाली एक फ्रेंचाइजी दे रहे थे, बाकी कोई फ्रेंचाइजी मॉडल किसी को मालूम भी नहीं था। तो चाय में थोड़ा हमने स्टडी किया। नासिक में तो नासिक में बहुत चाय पी रहे थे हम। उसके बाद मुंबई का भी स्टडी किया, पुणे का किया, थोड़ा मेट्रो सिटी भी घूमे। तो उसके बाद समझ में आया कि चाय का एक ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं, अनसैचुरेटेड मार्केट, तो वो मार्केट सैचुरेट करना पड़ेगा। एक जगह अच्छी चाय, एक यूनिक टेस्ट वाली, सेम टेस्ट वाली, तो वो चाय बनाने में हमने एक रिसर्च चालू किया सर।
तो हमने घर पे कुछ उसके लिए प्रोडक्ट R&D चालू किया, उसका एक मिल्क फाइनल किया, उसके लिए शुगर कौन सी यूज़ कर सकते हैं वो देखा, टी पाउडर भी देखा, मसाले उसके लिए हमने खुद क्रिएट किए, उसका टाइमिंग फिक्स किया। और उसमें बहुत बहुत बारीक चीज़ें थी कि चाय बनाने में बहुत मैटर करती थी। और छोटी छोटी चीज़ों में हमने जब 6 महीने का पीरियड गया वो, क्योंकि हमें मालूम था मार्केट प्रोडक्ट फिट हो गया ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमने चाय का प्रोडक्ट तो हमने अच्छे से बना लिया, उसकी अच्छी सी SOP बनाई, रेसिपी बनाई, फार्मूला बनाया। तो वो क्या था, हम आगे ये भी सोच रहे थे कि इसके मल्टीपल आउटलेट खुद के ही करें। तो उस टाइम क्या है, हर कोई शेप के डिपेंडेंसी या वो बनाए उस हिसाब से चाय नहीं बनने वाला था। हमने जो फार्मूला स्टैंडर्डाइज किया है उस हिसाब से चाय बनाना था हमें। तो उस हिसाब से रेसिपी थी, SOP थी, टाइमिंग था, सब फाइनलाइज हो गया था। तो प्रोडक्ट भी था, प्राइस भी 10 रुपये में, जब स्टार्टिंग किया तो 7 रुपये में किया था, जब 2018 में किया था। तो मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस का 2 इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद था प्लेस ऐसा ढूंढना था सर कि उधर अच्छा फुटफॉल हो, अच्छा क्राउड हो, सबको एक्सेसिबल हो। तो उस हिसाब से हमने स्टार्टिंग की शिरडी में, उसके बाद श्रामपुर में किए, उधर अच्छा क्राउड है, फुटफॉल है और लोकल मार्केट भी अच्छा है जो रनिंग होता है डेली। तो उस हिसाब से वो प्लेस भी बेटर में अच्छा फाइनल हो गया। और उसके बाद था प्रमोशन, जिसकी ज़रूरत थी मार्केटिंग। और मार्केटिंग के भी हमने सर बहुत तरीके यूज़ किए जो हमें क्लास में सिखाए गए थे, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो अलग अलग तरीके यूज़ किए। जो इंजीनियरिंग की थी हमने, सब बोल रहे थे कि ग्रेजुएट करके चाय बेचना है, तो ग्रेजुएशन क्यों किया। हाँ, तो उस टाइम जो मुझे इंजीनियरिंग में जो ब्लेज़र था उसका यूज़ ये हो गया कि हमने मार्केटिंग में किया। ब्लेज़र डाल के टोटल एरिया में हमने 7,000+ पैम्पलेट बांटे सबको, उससे मार्केटिंग हुई, होल्डिंग किया, अनाउंसिंग का रिक्शा भी घुमाया। हमने सर हम जब ब्लेज़र पहन के जाते थे मार्केट में, तब सब लोगों को लगता था कोई अलग कंपनी मार्केट में आई, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि चाय का क्या छोटा सा ठेला या टपरी होती, या रामू काका चलाते थे, वो भी सुबह अलग चाय, दोपहर में अलग और शाम को अलग बनती थी। चाय का इतना बड़ा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ब्लेजर देख के वगैरह देखा कोई कंपनी के बंदे आए और ये मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें कंपनी को एक्सेप्ट किया लोगों ने। फर्स्ट कस्टमर ने किया, बाद हम तो सोच ही रहे थे कि कंपनी बनाने, लॉकडाउन चलना है, तो उस हिसाब से सब सॉल्व होते गए सर। सो एक चाय बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है, Yes. हर एक ठेले का टेस्ट अलग है और हर एक जैसे आपने बताया सुबह शाम का टेस्ट भी वही ठेले का चेंज होता है। यस तो आपने इस सबको ऑर्गेनाइज किया। यस वाओ। एंड ये बिजनेस वैसे देखा जाए तो इतना सेक्सी बिजनेस नहीं है, राइट? Yes. कि चाय का बिजनेस कर रहा है इंजीनियरिंग करके। Yes. तो इसका आपको कैसे परसेप्शन मिला, आपके फैमिली से या आपके दोस्तों ने क्या सोचा इसके बारे में? जब चाय का सब्जेक्ट निकला ना सर, मेरे फादर और मदर फार्मर ही है, तो उनका एक्सपेक्टेड ये होता कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद M.Tech करूँ, PG करूँ या किधर जॉब करूँ। लेकिन जब चाय का बिजनेस सोचा ना तो उनका ईगो हट गया। उनको क्या लगा कि यार ये हमारा यानी कि कम्युनिटी में नहीं चल रही है चाय नहीं बेच सकते हम, हमारा गुडविल भी खराब हो जाएगा और ये भी फेल हो जाएगा मार्केट में। लेकिन ये मेरा क्लियर हो गया था कि मेरा माइंडसेट भी क्लियर हो गया कोर्स के हिसाब से कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ, क्योंकि धंधा क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हमारा विजन क्या है, वो धंधे को कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो वो मैटर करता है। तो घर वाले सब बोल रहे थे कि तूने इंजीनियरिंग क्यों की, हमारा पैसा बर्बाद किया, तुझे आगे जाके शादी को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सब प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, फेल हुआ तो क्या करेंगे, हमारा ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं कि तुझे हम कर सकते आगे कुछ सेटल। तो सबके बारे में चिंता थी। लेकिन मुझे मालूम था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि उनको चिंता लोगों की थी ना मेरी थी। क्योंकि क्या, वो एक रैट साइकिल होता है। रूरल एरिया में ऐसे होता है, 2 करियर ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो एक पढ़ के कुछ किधर नौकरी हासिल कर या इंजीनियर डॉक्टर बन के, नहीं तो घर आके खेती कर, ये 2 ही ऑप्शन देते हैं इंजीनियर डॉक्टर। तो उनको मालूम था इसके अलावा कुछ कर रहा है तो उनको लगता है ये फेल होने वाला है और गलत चीज़ें कर रहा है। हाँ, तो मैंने सोचा था वो जनरेशन गैप है, वो नहीं सोच रहे, उनको थोड़ा गलत लग रहा है, उनको ईगो हट हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग किया, प्रॉपर प्लानिंग में फोकस किया। जो लोग बोल रहे थे ग्रेजुएट करके चाय बेच रहे हैं, तो ग्रेजुएट क्यों किया, तो हमने हमारे ब्रांड का ही नाम ग्रेजुएट रख दिया, क्योंकि डिग्री का वो फायदा हमें आगे भी मिले, कि हमें सर्टिफिकेशन मिले, घर वालों ने भी पैसा खर्चा किया है, तो उसका ही ब्रांड बना दिया हमने ग्रेजुएट टी। जब स्टार्टिंग किया ना बहुत लोग हमारे साथ थे, लेकिन जब चाय का सब्जेक्ट निकला ना उनको भी गलत लगा, क्योंकि घर वाले उनको भी कोस रहे थे ना, जो रिलेटिव्स है वो भी बोल रहे थे, वो नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन हमारा माइंडसेट क्लियर था। तो जो 15 लोग थे जो हमारे साथ करना चाहते थे,
तो 15 लोग नहीं रहे हमारे साथ, तो 4 ही लोग हम किए, उसके बाद 2 ही लोग हम अभी बिजनेस कर रहे हैं ग्रेजुएट टी नाम से। यस। ओके। सो ये उद्योग वर्धिनी का प्रोग्राम करने से पहले आप एक रूरल बैकग्राउंड से थे, यस। तो वहाँ का एक आपका माइंडसेट होगा, टेंडेंसी होगी, या आपको इस टाइप का नॉलेज नहीं मिला होगा, यस। तो क्या डिफरेंस हुआ, मतलब ऐसे आपको क्या क्या यहाँ पे सीखने मिला, और एक अर्बन एरियाज में आके या यहाँ क्या डिफरेंस मिला आपको? सर क्या होता है, कोई बिजनेस और कुछ भी करना है ना, हमें व्हाट, व्हाई और हाउ, ये 3 चीज़ों का क्वेश्चन मुझे इधर मिला। ओके। क्योंकि क्या है, हम जब इंजीनियरिंग करते हैं ना सर, हम BE कंप्लीट करें, M.Tech करें या PhD करें, लेकिन हमारा व्हाट फाइनल नहीं होता। इधर आके सर ने हमारे गोल फाइनल किए, हमें करना क्या है, किधर पहुंचना है, तो उधर ही कोर्स में हमारा क्लियर हो गया था कि हमें बिजनेस ही करना है। और बिजनेस क्या होता है वो डीप में हमें सब समझ में आ गया था, सब इन्फॉर्मेशन सब सर ने गाइड भी किया था। तो उसके बाद व्हाई, आपको क्यों करना है, क्योंकि हमारा हमारा क्यों यानी कि व्हाई क्लियर नहीं होगा ना सर, पेन पॉइंट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम गिव अप कर देंगे। क्योंकि हमने 2 फेल्योर भी देखे, घर वालों के भी ताने सुने, और अप डाउन तो चलते रहते बिजनेस में। तो उस टाइम हमारा व्हाई हमें बहुत हेल्प करता है, तो व्हाई इधर क्लियर हो गए। क्या हुआ है आपका? अब व्हाई ऐसा है कि सर मेरी सिचुएशन है, मेरी इंस्पिरेशन है, जो मेरे फादर और मदर ने जो मुझे जो सिचुएशन से मुझे पढ़ा है और जो सिचुएशन मैंने फेस की। क्योंकि 99% प्रॉब्लम हमारे लाइफ में, जो किसी के लाइफ में, तो मनी की वजह से जो सैक्रिफाइस की लाइफ जीते, जो किसी को लाइफस्टाइल चेंज करनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो जब से हम बचपन से तब तब आज तक हम सब सैक्रिफाइस करके आ रहे थे। तो वो हमें क्लियर करना था, घर वालों को भी अच्छी लाइफ देनी थी, अच्छी लाइफ हो, अच्छा घर हो हमारा, घर वालों को अच्छा टूर कराए, वर्ल्ड टूर कराए, हम भी खुद करें। वही कि पैसे कमाना था भाई, यही होता था। क्योंकि हमारे मदर और फादर इंस्पिरेशन है और हमारी सिचुएशन जो अभी थी। हाउ सर ने वही बताया, कोई भी बिजनेस करना है ना सर, आपको डेली 1% ग्रोथ होना पड़ेगा, 1%। तो उसके 4 क्वाड्रेंट भी हमें बताए, PQ, IQ, EQ और ESQ। PQ यानी कि फिजिकल क्वेश्चन होता है, IQ यानी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होता है, उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन होता है, और उसके बाद होता है ESQ। तो ये 4 क्वेश्चन में हमने अच्छे से ग्रो किया तो हम वर्ल्ड के 10% लोगों में आ सकते हैं। तो उसमें डेली 18 मिनट्स हमें स्पेंड करना है। फिजिकल में हमें कुछ वर्कआउट करना है, जिम करना है, वॉकिंग करना है, और इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ पॉडकास्ट देखने हैं, या बुक का 4-5 पेजेस रीड करना है, या कुछ हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड रिसर्च करना है। तो ये हमें रोज़ 18 मिनट उसमें स्पेंड करना है और हम 1% ग्रोथ होते हैं। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। तो उसमें होता है सर इमोशनल क्वेश्चन में कि हमारे फैमिली भी बैलेंस करने की, तो फैमिली साइड मदर फादर हो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी फ्रेंड हो या अलग हो कुछ। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो उसमें भी स्पिरिचुअल में आता है सर, हमें ध्यान धारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उधर ही हम जो चार्ज होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है उधर ही मिलती। हम क्या होते हैं, हम एजुकेटेड हो गए तो वो चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, हम एजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं, तो वो चीज़ें में क्यों पढ़े। ऐसा कुछ नहीं होता। सर ने बताया आपको ग्रेटिट्यूड डेली करना है, अफर्मेशन करना है, क्योंकि जब तक थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, तब तक ब्रह्मांड और यूनिवर्स हमें रिसीव पावर नहीं करेगा, रिसीविंग मोड एक्टिव नहीं होगा हमारा। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, अफर्म करना पड़ेगा, और हम करने वाले भी है। डेली हम करते थे, ये 4 चीज़ें हमने किया। डेली 1% कर रहे तो 10% में आ ही जाएंगे। और सर ने ये भी बोला है कि आप 10 आवर्स कोई भी फील्ड में देते तो वर्ल्ड में 1% में आते हैं। यस। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, डेली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर जी का एक कोट है, डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस। तो रेगुलर करते रहेंगे ना तो हम सक्सेस में पहुंच जाएंगे। यस। राइट। सो मतलब बिजनेस टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बिजनेस फंडामेंटल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वाई, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का अगर गाइडेंस मिला तो आप वो कोई भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। यस। अभी थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक आते हैं। अभी आपने चाय का इंडस्ट्री किया और उसको स्टैंडर्डाइज किया, SOP किया, बट आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, फूड के बिजनेस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो US के बिजनेस या वेस्टर्न कंट्रीज़ के बर्गर्स के चेन आपको सब जगह मिल जाएंगे, पिज्ज़ा के चेन मिल जाएंगे। आज इंडिया के ऐसे इतने सारे अपने फूड प्रोडक्ट है, पाव भाजी, मिसल या बहुत सारे, बट आज भी ऐसा फ्रेंचाइजी चेन इंडिया के रेस्टोरेंट्स नहीं आए हैं, बहुत कम है। हल्दीराम जैसे कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स है। तो क्यों ऐसा है कि आज भी इंडिया का फूड या ये सब आउटलेट में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है सर कि लोग है ना जल्दी एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जल्दी सक्सेस चाहिए सबको, जो वैल्यू क्रिएट करनी कस्टमर के पास। और हमारे जो फ्रेंचाइजी होल्डर है उनको जो बिजनेस हमें कन्वर्ट करके देना है, उसके लिए जो कुछ
हमें बिजनेस का फंडामेंटल या बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में वो दम लाना है, तो वो उस पर काम नहीं करते सर। वो शॉर्टकट सब ढूंढ रहे, जल्दी जल्दी इसने 100 फ्रेंचाइजी के, इसने 200 के या 1000 तक पहुंच गए, और रैट रेस में सब जा रहे हैं। लेकिन हमारा फंडामेंटल अच्छा होना सर। पहला जो मैंने अभी बताया, हमारा प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए, उसकी प्राइस भी कस्टमर को एफोर्डेबल होनी चाहिए, और जो फ्रेंचाइजी का होल्डर का प्लेस प्रमोशन वो भी हमें करना चाहिए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट में जो इनोवेशन कंटिन्यू आना चाहिए, उसमें भी काम करना है। यस सो सर, आपने जैसे बताया कि चाय का आपने एसओपी बनाया यस कि मिल्क पे आपने आर&डी किया, आपने प्रोसेस या कितना देर उबालना है, ये सारी चीज़ों में आर&डी किया। यस तो ये माइंडसेट कहाँ से आया? मतलब अभी इंडिया के इतने सारे फूड है, इतने सारे, बट ये इसको स्टैंडर्डाइज बाकी चीज़ों में कैसे करें? क्या ये आर&डी का माइंडसेट कैसे बिल्ड किया आपने? R&D सर, हाँ क्या होता है, मराठी में बोलते हैं, गरज ही शोधाची जन्य है। वैसे हमें कुछ बदलाव लाने थे। जैसे नोकिया का हालत हो गया, उन्होंने सही टाइम पे चेंजेस नहीं किया, तो नोकिया मार्केट से आउट हो गए। तो वैसे से हमने 2018 के हिसाब से चाय तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो उसमें क्या है, पहले क्या करना है वो मालूम होना चाहिए। तो हम ये भी सोच रहे थे कि पैन इंडिया काम करना है, तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि टोटल इंडिया में हमें एक्सेप्ट करें। तो समोसा ऐसा प्रोडक्ट है चाय के बारे में, पैन इंडिया में चलता है। ओके। यस, और उसमें भी क्या है सर, उसमें काम करने वाले लोग भी कम है समोसा में। टोटल वर्ल्ड में क्या है, तो खाली इंडिया में ही समोसा बेचता है, और समोसा में भी कोई ब्रांड नहीं। और हमने जो समोसा लाया सर जी, उस पर 6-8 महीने हमने स्टडी किया। समोसा जो चल रहा था मार्केट में, पंजाबी समोसा चल रहा था, लेकिन हम उसमें देखा तो उसमें क्या होता है सर, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ऑपरेशन के कारण हर फ्रेंचाइजी को क्या होता है, मैन पावर का इशू आता है, और जो डिपेंडेंसी मैन पावर पे होती है उससे मेंटेनेंस भी बढ़ता है, और बिजनेस भी कोलैप्स हो जाता है उसके वजह से। तो हमने क्या किया, उसमें डायरेक्ट रेडीमेड पट्टी समोसा लाया, जो मार्केट में ओनली वन हमारा ब्रांड है, और ओके। हाँ यूनिक ब्रांड है जो पट्टी समोसा में काम कर रहा है। उसमें क्या है सर, जो पट्टी हम रेडीमेड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। आगे वाले को ना बैटर बनाना है, ना डो बनाना है, ना कोई मैन पावर बढ़ाना है, वो फ्रोजन में आती है। जैसे हमारे बर्गर में रेडीमेड पिज्ज़ा बेस आता है, वैसा हमारी जो पट्टी है वो फ्रोजन में जाती है। तो उनसे उधर का ऑपरेशन वो कम हो गया। उसके बाद उनको खाली आलू बॉयल होना ऑयल करना पड़ता है। हम जो ग्रेवी मसाला भी प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है सर, उनकी टेस्ट भी मेंटेन रहती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है, ना शेफ हायर करना है, और मैन पावर भी कम लगता है, राइट। मेंटेनेंस कम हो जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। यस। यस, और क्वांटिटी में वॉल्यूम में वो सेल भी कर सकते हैं। और R&D में यही चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करनी थी, और वो जो सॉल्व करेंगे ना, वही उसको R&D में हमें काम कर रहे थे, और वो सॉल्व हो गए सर। राइट। और समोसे में भी हमने क्या किया, आलू समोसा तो हर जगह मिल रहा था, उसमें 6 वैरायटी हमने ऐड की। आलू समोसा था, पनीर समोसा, पिज़्ज़ा, स्वीट कॉर्न, ओनियन और समोसा पाव। और उसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि महाराष्ट्र के में जो हमने ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसमें लोगों को क्या है, जो ब्रेकफास्ट में 3 ही चीज़ याद आती है। पहला वड़ा पाव आता है, उसके बाद पकोड़े आते हैं, और उसके बाद रसवड़ा या मिसल आता है। तो वो भी प्रोडक्ट उसके साथ हमने अटैच कर दिए, और उसमें भी ऑपरेशन जीरो कर दे। आगे को जो बनाने के ये SOP यानी कि वीडियो में देते हैं हम, ऐसा बनाना है, ऐसा टाइमिंग है, और ट्रेनर भी जाके उनको सब चीज़ें एक्चुअली ट्रेन करता है। और उसके बाद भी हमारा विजिट होता है, उनकी क्वालिटी भी कंट्रोल की जाती है, उनके 360 डिग्री में जो सपोर्ट चाहिए वो किया जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो प्रोडक्ट का मेंटेन वो भी हम सब करके लेते हैं। राइट। यस सो आपने समोसा पैटी बनाया और उसकी वजह से सारा जब स्टैंडर्डाइज हो गया। आई थिंक एक कोई भी फूड फ्रेंचाइजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया, क्वालिटी मेंटेन किया, तो उसको आज क्या है कि फूड लेबर का ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेबर आके इसको बना सकता है। तो जब भी इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो शेफ़ डिपेंडेंट रेस्टोरेंट हो जाता है। अगर वो शेफ़ अच्छा है तो ही वो अच्छा फूड बनता है, वो अदरवाइज़ वो होटल रेस्टोरेंट हम डिक्लाइन में देखते हैं। यस तो अभी थोड़ा फ्रेंचाइजी के यूनिट इकोनॉमिक्स पे या फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे मॉडल बनाते हैं इसके बारे में समझना है कि अभी देखो इंडिया में बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस आज भी सक्सेसफुल नहीं है। यस बहुत हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेटअप करते हैं, बट फिर 1 साल बाद समझ में आता है कि अरे हम तो लॉस मेकिंग चल रहा है। तो एक आइडियल फ्रेंचाइजी मॉडल आपने कैसे बनाया कि आज 300 फ्रेंचाइजी पे आप ग्रो किए, इसके बारे में थोड़ा बात। सर जी, हमने फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा डेवलप किया कि हमें हर स्टेट के हिसाब से चेंज भी करना पड़ता है, प्रोडक्ट में भी कुछ वेरिएशन लाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर की नीड भी देखनी पड़ती है। नीड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं, उस हिसाब से सेटअप लगाना पड़ता है, और जिस एरिया में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रोडक्ट उधर डेवलप करके भी देना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट
एज पर रिक्वायरमेंट हमने डेवलप करके दिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी लो रखा, मार्जिन भी अच्छा रख रहे, ऑपरेशन भी जीरो कर दिया, मार्केटिंग भी सही तरीके से कर रहे, और ये सब प्रोडक्ट अच्छे से मेंटेन करें। जो कस्टमर को हमने कमिटमेंट देते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगा, हाइजीनेबल प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये सब हम जो कमिटमेंट हमारे खुद के आउटलेट के लिए करते हैं, तो टोटल फ्रेंचाइजी से वही कमिटमेंट हम लेके कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। ओके Yes. तो इसमें आज कहाँ स्टक होते हैं लोग, मतलब अदर फ्रेंचाइजीज में, कि हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की वजह से स्टक होते हैं, क्या फ्रेंचाइजी का मॉडल की रॉयल्टी शेयर करना, कहाँ एग्जैक्टली ऐसा क्या मॉडल होता है कि जिसमें स्टक होते हैं, ऐसा क्या मॉडल आपका है कि जिसमें ईजी है? मैं तो पहला जो कंप्लेंट करूँगा तो वो फ्रेंचाइजी होल्डर से करूँगा, क्योंकि वो क्या है, उसका माइंडसेट वो नहीं होता बिजनेस का। जैसे हमने स्टार्ट करके जो विजन से आए, राइट। जो बच्चे जैसे वो फ्रेंचाइजी को हम ये करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसा वो नहीं करते। उनको क्या होता है, फ्रेंचाइजी हमने ली, 10 लाख रुपए XYZ अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद हमारा इनकम चालू हो गया, जो हमने लिखा था 1-1.5 लाख मंथली का मिल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ कष्ट उठाना है, पहले 6 महीने उसको प्रॉपर प्रोडक्ट में मार्केट का अच्छे से गुडविल मेंटेन करना है, उधर सब जो प्रॉपर जो हमने मार्केटिंग में कमिटमेंट दिया है वो फॉलो करना है। क्या होता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो सब चीज़ें हम खुद ने सीखनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम हमारे स्टाफ को बता सकते हैं, लेकिन उनको एडवाइस स्टाफ से मिलेगा ना, तो वो क्या जो चाहेंगे वो चीज़ करते हैं। राइट। हाँ, तो खुद ने उधर 100% देना चाहिए। बहुत लोग पार्ट टाइम भी करते हैं सर, क्या लगता है मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं किधर अलग बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये भी फ्रेंचाइजी और स्टाफ करेंगे, तो उनका उधर फोकस नहीं होता, ये प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से प्रोडक्ट मेंटेन नहीं होता, कस्टमर को सर्विस जाती नहीं, रिलेशन बिल्ड नहीं होते, क्योंकि कोई भी बिजनेस है सर, रिलेशन होता है। हमें भी खुद को भी ना 10 क्वेश्चन पूछेंगे ना सर, हमारी कोई भी चीज़ सुबह से शाम तक जो परचेस करते हैं हम वही जगह से करते हैं। हमें मालूम है वड़ा पाव किधर खाना है, चाय किधर अच्छी मिलती है, किराना स्टोर में किधर अच्छा डिस्काउंट मिलता है, सब लोगों की वो फाइनल है। हाँ, तो कस्टमर के भी होते हैं, इधर समोसा अच्छा मिलता है, इधर चाय भी है, उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है। समर हो तो उधर कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि वैरायटी ऑफ लस्सी भी मिल रही है, और कभी भी जाए तो जेमिनी ऑयल या रिफाइन ऑयल में मिलता है। कस्टमर से वो जो स्टाफ है वो अच्छा सर्विस देता है, उसका बिहेवियर भी अच्छा है, और जो ओनर है वो भी अच्छे से मेंटेन करता है रिलेशन। तो ये सब चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है सर। क्या होता है, एक चीज़ से बिजनेस ड्रॉप नहीं होता, लेकिन आज तक क्या हुआ, मार्केट में खाली फ्रेंचाइजर को ही ब्लेम किया है। मालूम है फ्रेंचाइजर गलत भी होंगे, उनकी भी गलती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 100% फ्रेंचाइजर की गलती होगी। 100% में ऐसा पकड़ेंगे, किसी की 10% होगी, किसी की 20% होगी, किसी की 30%, लेकिन हमें खुद ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हमें भी डालना है, हमें भी सब चीज़ें सीखनी है उनसे। क्योंकि क्या है, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं यानी कि उस इंडस्ट्री में आप जुड़ रहे हैं। यस, आपको रेडीमेड बिजनेस चाहिए, वो सक्सेसफुली रन है, एक ट्रस्टेड है। यस, तो आप ले रहे हैं तो उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट डालना है। उनसे कोई भी उसके बारे में कितने भी क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, उनको पूछने चाहिए। जब तक आप सीखते नहीं, जब तक आपका बिजनेस अच्छे से रन नहीं होता, आप अच्छे से ब्रेक इवन पे नहीं आता, अच्छे से ROI जनरेट नहीं होता, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट या हमारा इन्वॉल्वमेंट डालना है। और कोई सब बोलते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया ना 1000 दे देना पड़ता है। आप फ्रेंचाइजी ले रहे तो कम से कम 1000 नहीं तो 100 डेज तो आपको देना पड़ेगा। आप टाइम दो, हम जो बोल रहे हैं उस 100% फॉलो करो, मैं तो बोलता हूँ 120% फॉलो करो। कुछ अलग चीज़ें की जरूरत है उधर लोकल के हिसाब से, वो भी आप करो, तो 100% बिजनेस सेट हो जाएगा सर। क्योंकि हम इसेंशियल में काम कर रहे हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। हम तो फूड इंडस्ट्री में कर रहे हैं। कोरोना में भी फूड इंडस्ट्री बंद नहीं थी सर। कोई भी घर से निकला तो चाय पीता है, ब्रेकफास्ट दिन भर में एक बार तो होता ही, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट है अवेलेबल, और एज पर सीजन के हिसाब से भी अवेलेबिलिटी है। तो आपको खाली हम दे रहे, हम 100%, 90%, 99% दे रहे हैं ना, आपको 1% देना है। जब तक आप 1% भी नहीं देते ना तो 100 नहीं होगा। 100% वो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको 1% तो एक रखना है। नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यही है कि फ्रेंचाइजी लिया तो रेडीमेड नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली कस्टमर को आपको ही फेस करना है, जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो लोकल एरिया में मार्केटिंग आपको ही करना है। ऑफ कोर्स आपके साथ एक ब्रांड मिल रहा है, बट वो ब्रांड का लोकली मार्केटिंग वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो उतना ही डेडिकेशन, और एक है कि वो ओनरशिप भी इम्पोर्टेंट है। आज फ्रेंचाइजी है तो भाई मैं मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी नहीं, मैं मेरा खुद का लोकल वहाँ का बिजनेस है, तो मैं वो बिजनेस का फ्रेंचाइजी ओनर हूँ। वो एक खुद का बिजनेस अगर हम ओनरशिप पकड़ के चले तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई थिंक ये समझ अभी तक नहीं है सोसाइटी में,
एंड हमेशा फ्रेंचाइजी वालों को ब्लेम किया जाता है. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अभी नेक्स्ट कि क्या आपको ये एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब अभी एक इंडिविजुअल स्टोर मैनेज करना ये एक अलग चीज़ है, बट आप जब इतने सारे फ्रेंचाइजी मैनेज करते हो तो इनको इतने सारे आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स है, उनको सप्लाई चेन मैनेज करना है, आपको R&D करना है, आपको सबके हिसाब से मार्केटिंग करना है. तो एक ओवरऑल क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैलेंजेस होते हैं या क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, आपको किस में काम करना रहता है? जब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ होता है कोई भी फ्रेंचाइजी ओपनिंग करने के बाद, वो फर्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस टाइम में वो सब प्रॉब्लम, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी होल्डर होता है हमारा, वो नया होता है उस बिजनेस में. सब चीज़ें उससे ना 100% हमारे जैसे 100% कॉपी कर लिया हमारे मेन आउटलेट को, तो उसका बिजनेस रन हो जाता है. तो पहला 1 मंथ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कस्टमर क्या होता है, मार्केटिंग से टेस्ट करने के लिए आता है. लेकिन जो रिपीट जो कस्टमर होता है ना सर, क्वालिटी और सर्विस की वजह से होता है. तो हमारे लिए वही चैलेंज होता है कि उसके इधर के जो SOP है हम जो फॉलो करते हैं वही उसके आउटलेट के लिए हो. तो वो क्या करता है सर, वो कोई चीज़ें उसको लगता है यार ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि बोलता है उधर के ऑपरेशन का, एम्प्लॉय का टाइमिंग, उसका ड्रेस कोड हो, अच्छे से प्रॉपर सर्विस हो, ओके, कस्टमर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो, उसका टाइमिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है. क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट हमने जो टाइम दिया है उस हिसाब से अवेलेबल चाहिए. क्योंकि क्या है, सुबह ही ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, फिर दोपहर में, शाम में, तो उस टाइम हमारे सब वो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए उधर बस. ओके. तो मतलब SOP अगर अच्छे से फॉलो हो जाए Yes. तो वो तो- SOP वो फ्रेंचाइजी ओनर फॉलो कर रहा है या नहीं, ये आपका ज़्यादा. ये वो चैलेंजिंग होता है, बाकी कुछ नहीं. हाँ. वो क्योंकि क्या होता है, खुद करना बहुत सिंपल होता है सर, किसी से करके लेना वो डिफिकल्ट होता है. हमारे आउटलेट पे हम इमीडिएटली कर लेते हैं सब चीज़ें. कुछ भी करना है, कुछ भी चेंजेस हो या कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आया हो, तो हम टोटली एंड 100% उसमें चेंज ही कर लेते. लेकिन वो नहीं करते. उनको क्या लगता है यार फिर से अलग इन्वेस्टमेंट हो रही है, या एक थोड़ा हेडेक का काम है, इससे नहीं होगा. यस. राइट. तो मतलब एक टाइम के बाद आपको सिस्टम्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट है Yes. एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, यस. कि कोई भी यूनिट्स हो, कोई भी आउटलेट हो, ये सिस्टम के थ्रू अगर सब फॉलो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली Yes. बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे से रन होगा, क्योंकि आपने सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन किए, SOP ऐसे डिज़ाइन किए कि वो रन होने ही वाला है. यस. यस. और सप्लाई चेन के हिसाब से आपको क्या चीज़ें होती है, मतलब इतने सारे जगहों पे आपको समोसा पैटी सप्लाई करना है या आपको टी शुगर के रिलेटेड कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, तो इस सप्लाई चेन आप कैसे मेंटेन करते हो या कैसे इसके रिलेटेड आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी तो सर हम क्या करते हैं, बाकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट भी देना है तो बाकी भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं, या ट्रैवल थ्रू देते हैं, VRL ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू देते हैं सर. लेकिन उसके लिए क्या होता है, सप्लाई चेन में है ना, फ्रेंचाइजी होल्डर का भी कोऑपरेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या होता है, उनको इमीडिएटली कोई माल चाहिए तो नहीं दे सकते हम. उनको कुछ एक लिमिटेड टाइमिंग हो जो एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन में बताया होता है, लेकिन वो सब फॉलो करके लेना उनसे वही प्रॉब्लम होता है. उनको बताया जाता है कि 5 डे 7 डे बिफोर आपका ऑर्डर देना है, स्टॉक खत्म होने के पहले. तो वो उनसे फॉलो नहीं हुआ कमिटमेंट, तो हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट जाने में हम खुद का भी यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि क्या होता है, किसी सिटी में है ना हमारे लिमिटेड आउटलेट होता है, उधर हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट भेजे तो उनको या हमें भी वर्कआउट नहीं होता. तो उस हिसाब से दूसरे का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो उनको भी वो चीज़ों की जिम्मेदारी लेने है. हम तो रेडी है, क्योंकि हमारा भी वो रॉयल्टी इनकम बोल सकते हैं आप, कि रॉ मटेरियल तो हमारा एक रॉयल्टी इनकम चलता है हमें भी, और उनको भी अच्छे से माल पहुंचा टाइम पे तो उनका भी बिजनेस चलता है. तो उनको भी वो चीज़ों की, सब चीज़ों की ध्यान रखना जरूरत है. ओके. और ये आप सेंट्रली मैनेज करते हो, ये जो पैटी बनाना हो या जो अदर प्रोडक्ट्स है, आप सेंट्रल किचन्स में बनाते हो या आपने मल्टीपल किचन्स बनाए इसके लिए? कोई चीज़ें आउटसोर्स भी करते सर हम, और सेंट्रली भी हम खुद बनाते हैं. और जहाँ हमारा मेन ऑफिस है श्रीरामपुर में, वहाँ से सबको डिलीवर करते हैं. अच्छा. Yes. ओके. अभी थोड़ा कस्टमर्स के बारे में समझते हैं. एक तो कस्टमर के प्रेफरेंसेस, मेन्यू प्रेफरेंसेस कैसे होते हैं, आप कैसे एक मेन्यू फाइनल करते हो? और जैसे आपने बताया कि समर्स में हम लस्सी देते हैं, अदर सीजन्स में हम लस्सी पे ज़्यादा फोकस होता है, तो मेन्यू सिलेक्शन क्या होता है इस कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से, कैसे वो करें? सर आप जिस एरिया में हम कर रहे हैं, यानी कि कोई मेट्रो सिटी हो, कोई TR1, TR2, TR3 सिटी, या रूरल एरिया में, अब रूरल एरिया में गए ना सर तो वड़ा पाव का ज़्यादा डिमांड होता है, समोसे का भी होता है, वड़ा पाव की भी होता है. तो उस हिसाब से उधर जो रिक्वायरमेंट है, कई जगह तो पकोड़े लगते हैं लोगों को,
तो पकोड़े हम प्रॉपरली डेवलप करके देते हैं। और जो किधर प्राइस का भी कभी कभी इशू आता है, तो उस हिसाब से किधर तो कटिंग चाय भी देनी पड़ती है किसी को। हाँ, तो उस हिसाब से चेंज भी करना पड़ता है। मेट्रो सिटी में एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज करना पड़ता है। अभी पुणे में गए तो आपको 15, 17, 20 रुपीज़ में चाय मिलता है, तो उस हिसाब से वो सब प्रोडक्ट वेरी भी करने पड़ते हैं। IT एरिया में गए तो हम समोसा चाय का कॉम्बिनेशन परफेक्ट चलता है, सबको गरम गरम समोसे भी मिलते हैं और चाय भी मिलता है। तो उस हिसाब से जैसी डिमांड है वैसे वो प्रोडक्ट सेल भी होता है। और हमने वो सब प्रोडक्ट की SFP और रेसिपी सब रेडी रखी है। ओके। किधर जगह तो पोहा भी लगता है, तो पोहा भी रेडी होता है, सब चीज़ें होती अच्छा, Yes. सो हर एक सिटी के हिसाब से और है। एज पर कस्टमर customer रिक्वायरमेंट requirement change वो होता है। प्रोडक्ट रन करना पड़ता है। और एक बहुत सारे लोगों को ये भी चैलेंज होता है कि कहाँ स्टोर सिलेक्ट करें, कहाँ स्टोर, कौन से एरियाज में हमने वो सिटी में स्टोर सिलेक्शन करे, ओपनिंग करे। तो ये स्टोर सिलेक्शन के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में क्या आपकी राय है? अभी क्या है सर, जो हमारे ब्रेकफास्ट और चाय के जो प्रोडक्ट है ना, एक तो IT इंडस्ट्री में कर सकते हैं, MIDC एरिया में अच्छे चलता है, अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस है उधर कर सकते हैं, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसे एरिया में हम कर सकते हैं कि उधर फुटफॉल डेली होता है और उनको भी टाइम नहीं होता, तो वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और हमें भी अच्छा सेल मिलता है सर। और उसके बाद भी क्या होता है, जोमेटो स्विगी में भी हम अटैच कर सकते हैं ऐसे अच्छे सिटी में, तो उधर से भी अच्छा ऑनलाइन क्राउड भी होता है, उसको घर बैठे खाना होता है, आने को टाइम नहीं, उधर से भी अच्छा सेल मिलता है। और दूसरी चीज़ ये भी होता है सर, कि समोसा की सेल में क्या है, किसी को बर्थडे है कॉलेज के बाहर किया तो बर्थडे पार्टी करना है, या कुछ कॉलेज की मीटिंग्स है, बैंक्स की मीटिंग है, कंपनी की मीटिंग्स है, उधर भी बल्क में ऑर्डर अच्छा मिलता है, तो वो भी पार्टी ऑर्डर वगैरह ये सब, इस वजह से सेल भी अच्छा हमें ग्रोथ मिलता है उधर, यानी कि उस सिटी में। सो मतलब B2B का भी एक एंगल होता है एक Yes. कस्टमर का, कि अगर हम बल्क में कॉर्पोरेट्स के साथ पार्टनरशिप करें तो वहाँ पे भी बड़ा बिजनेस Yes, आ yes. सकता है। उस हिसाब से वो टारगेट कस्टमर हमें ढूंढना पड़ता है सर, जो एरिया में हमें करना है, तो उधर कौन सा कस्टमर को टारगेट करके हमारा जो ब्रेक इवन है वो अचीव कर सके, और उसके बाद हमारा बिजनेस। ओके। अपने एक अभी मतलब कस्टमर का रिपीट रेट एक इम्पॉर्टेंट है Yes. इस इंडस्ट्री में, यस इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी जैसे कि मैं खुद, अभी सपोज मैं कुछ रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे मैं बार बार रिपीट जाता हूँ, यस मैं लॉयल फैन बेस बन चुका हूँ कस्टमर। Yes. तो कैसे इसको बनाए, कैसे क्या ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि कस्टमर को लॉयल बनाए, रिपीट बनाए? सर, कस्टमर को लॉयल बना के लिए ना हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है सर, वो जो पट्टी समोसा या कोई भी प्रोडक्ट हमारे या पट्टी समोसे में बनते हैं, सब लोगों को क्या कुछ नया लगता है, लेकिन उसके बारे में एडवांटेजेस हमने बताए ना, कैसा अलग है हमारा प्रोडक्ट। पंजाबी समोसे जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो बताए ना, तो उससे वो सेल मिलता है। यानी कि अभी हमारे समोसे के बारे में बताया गया तो हम बोलते हैं कि हमारा समोसा पट्टी समोसा है, शॉर्ट बट स्वीट है, वो खाने में क्रंची लगता है, टेस्टी है, और हम फ्रेश और गर्म ही देते हैं टोटली। ओके, उसके बाद हमारे पास जैगरिटी होता है, तो उसके बारे में हम टोटल एडवांटेज डाल देते हैं। उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलता है, गुड सेहत के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट भी पी सकते हैं, उससे कैल्शियम भी मिलता है। उसके एडवांटेज भी डाले ना, तो वो प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये हेल्थ कॉन्शियस लगे और हमें अच्छी चीज़ इधर मिल रही है। राइट। यस, वो सब चीज़ें डिस्प्ले भी हो गए ना, उनको दिखे ना, क्योंकि क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। उनके सामने सब चीज़ें, कुछ नॉर्मल 50% ऑपरेशन भी उनके सामने हो गए, तो वो प्रोडक्ट बिकता है सर। यस, ये बिजनेस वैसे देखा जाए तो इतना इजी भी नहीं है। अभी एक एग्जांपल है कि MBA चाय वाला एक टाइम पे बहुत हाइप हुआ, बहुत सारे फ्रेंचाइजी की खुले, बट फिर बहुत अच्छे से वो कोलैप्स हो गया वो बिजनेस MBA चाय वाला, और बहुत लोगों ने, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने उसके बारे में कंप्लेंट किया। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ था? सर उसमें क्या हुआ, पहली चीज़ मुझे मार्केट हाइप ज़्यादा हो गई, बहुत मार्केटिंग अच्छा अवेयरनेस किया, लेकिन जो कमिटमेंट वो कर रहे थे वो फॉलो नहीं हुई। यानी कि क्या होता सर, उनका जो चाय पीना जाना है तो 25 रुपीज़ था। हाँ, उन्होंने चाय नाम से ब्रांडिंग तो कर रहे, लेकिन वो टोटली कैफे मॉडल था। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, और ROI जनरेट नहीं हो रहा था उसका, और ब्रेक इवन भी नहीं, इवनली वो रन भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि चाय के नाम से ब्रांडिंग तो कर रहे, 25 रुपीज़ वाले कौन चाय पीने वाले, TR2 भी नहीं, एक बार पिएगा। लेकिन दिन भर में लोग हमारे इधर 4-5 टाइम चाय पीते, तो अफोर्डेबल नहीं था, वो मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं था, और कैफे मॉडल ही चलाना है तो चाय से ब्रांडिंग क्यों कर रहे। और उसकी वजह से सेटअप भी बढ़ रहा है, इन्वेस्ट बढ़ रहा है, लोगों के पास कैफे बहुत है ना सर, ऑप्शन में किधर नहीं, बहुत कैफे मार्केट में। यस, तो वो मॉडल खाली चाय के नाम से बेच रहे थे, लेकिन वो टोटली कैफे मॉडल था सर, और उस वजह से वो रन नहीं हो पाया, उसका मेंटेनेंस बढ़ा, ऑपरेशन बढ़ गया, और प्रोडक्ट भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ अलग नहीं था।
जो चीज़ से मार्केटिंग कर रहे हैं ना सर, उसमें हम बाप होना चाहिए। करेक्ट चाय के नाम से, जैसे हम डोमिनोज बोले तो पिज्ज़ा है हमें, राइट KFC बोले तो बर्गर, CCD बोले तो कॉफ़ी, स्टारबक्स बोले तो कॉफ़ी, तो एमवे चाय बोले तो चाय तो हमें याद आनी चाहिए। यस वो नहीं जैसे होना हमारी ग्रेजुएट चाय बोल के लोगों को मालूम है, चाय है इधर अच्छी चाय मिलेगी, हनी टी वाली भी मिलेगी, ग्रीन टी मिलेगी, पुदीना टी मिलेगी, अच्छी सी बासुंदी वाली भी मिलेगी। हमें जो चाहिए वो चाय उधर मिलेगी और अच्छी टेस्ट मिलेगी। और बाकी चीज़ तो बाकी, उसके लिए तो हमारी वो ब्रांड वैल्यू नहीं। यस डोमिनोज के पास भी 50+100 प्रोडक्ट है, राइट लेकिन उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो पिज्ज़ा है सर, और उसमें हम अलग होने चाहिए। तो वही चीज़ें थी, वो सब चीज़ें थी, वो नहीं हो गए। तो एक हीरो प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। Yes, वो हीरो yes. प्रोडक्ट रहा तो वो प्रोडक्ट के नाम से आपका कस्टमर आपको जानता है, Yes. और जब वो प्रोडक्ट लेने के लिए आपके एक स्टोर पे आता है तो फिर आप उसको और 4 प्रोडक्ट बेच सकते हो, क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हो, कि जिससे आपका यूनिट कॉस्ट या यूनिट रेवेन्यू पर यूज़र आपका हाई हो जाता है। बट ऑफ कोर्स आपका एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होता है। Yes, 100%. ओके, अगला है कि अभी जैसे आपने चाय का मार्केट को आपने ऑर्गेनाइज किया, फ्रेंचाइजी बनाया, ऐसे आपको और क्या अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं इंडिया में, कि ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स है या फूड है, फूड के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है कि जो ऐसे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे जा सकते हैं? सर बहुत प्रोडक्ट है, लिमिटलेस है, हम हर चीज़ को अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बर्गर यानी कि क्या है सर, महाराष्ट्र का वड़ा ही है, ओके, उसको अलग तरीके से दे रहे, ओके, उसमें भी टिक्की है, बर्गर पाव डाला है, प्याज वगैरह डाला होता है, उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया। लेकिन हमारे लोकल मार्केट में खाली पाव रहे थे, वो पाव की क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है क्योंकि रेट के हिसाब से होता है, फिर उसमें टिक्की डाल जाती। तो वैसे सर हम हमारा जो विजन है ना सर, बाकी चीज़ों में हम खुद तो नहीं जाना चाहते, हमें डेपुटी को ही पैन इंडिया में करना है सर, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म विजन लेके आए, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हमारी खुद की है। तो उस हिसाब से हमें उधर क्या होता है सर, ब्रांड का कोई भी प्री लॉन्चिंग और पोस्ट लॉन्चिंग होता है, हम प्री लॉन्चिंग और पोस्ट लॉन्चिंग। अब डीमार्ट भी लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या होता, एक 2-3 साल पहले प्री लॉन्चिंग भी किया, उसमें टोटल स्टडी किया और उसके बाद लॉन्चिंग किया और मार्केट में स्केल किया। हाँ, तो हम हमारी जो फ्रेंचाइजी अभी रनिंग है, जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, समोसे के बारे में प्रोडक्ट की भी लोगों की भी क्या डिमांड है, तो वो प्रोडक्ट हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे ना सर, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन वही होती, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बस हम खाली फीडबैक लेते रहते, पॉजिटिव तो फीडबैक हमें मिलते ही रहेंगे, लेकिन नेगेटिव फीडबैक चाहिए हमें। वही हमें होता है कि क्या ये वीकनेस है, क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और वही सोल्यूशन हमने निकाला तो बिजनेस हो जाता है सर। यस। अभी जैसे अभी मुझे अभी भी इंडिया में अभी जैसे पानी पूरी का ठेला है, तो Yes. पानी पूरी का ठेला का अभी मैंने आज तक फ्रेंचाइजी नहीं देखा। सैंडविचेस है, तो ऐसे बहुत सारे, या साउथ इंडियन फूड है, मोमोज है, मोमोज का भी तो भी एक जगह में देख रहा हूँ कि किसी ने Yes. बनाया। तो ऐसे क्या लगता है कि ऐसे इंडिया में और कौन से हर एक फूड प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी कर बन सकते हैं, सकता है? हाँ। हर एक का R&D किया तो हो सकता 100% बन सकता है सर। आप बोल रहे पानी पूरी का नहीं, पानी पूरी का भी है, हमारे सिटी से 1-2 लोग देते हैं और इधर भी दिया हुआ है, बहुत लोग काम कर रहे हैं पानी पूरी में है। उसमें क्या होता है सर, अवेलेबिलिटी ईजीली। पानी पूरी में क्या होता है, लोगों को क्या लगता है पानी पूरी रेडीमेड मार्केट में मिलती है, उसके प्रीमिक्स भी अवेलेबल हो गए मार्केट में, तो खुद भी बना देते हैं। जिसने रिसर्च किया वो खुद का करना है, और जिसको नहीं करना उसको फ्रेंचाइजी भी अवेलेबल हो जाती है। बाकी बहुत प्रोडक्ट है सर, पूरम पूरी की भी फ्रेंचाइजी मिलती है, उसके भी प्रीमिक्स आ गए रेडीमेड, रेडी टू ईट या इंस्टेंट बोल सकते हैं उसको। है। और जो हमारे स्पेसएक्स में जाता है, एयरफेस में जाता है, वो वही होता है ना, राइट जो फ्रोजन फूड जाता है वो बाद में खाता है। अभी जो मार्केट में क्या है सर, सब चीज़ें आपको होटल इंडस्ट्री करना है, रेस्टोरेंट करना है, तो मार्केट में ना फ्रोजन फूड आ रहा है। हर चीज़ आपको, यानी कि पनीर भाजी देनी है होटल में, आपको मिसल देना है, चाइनीज़ देना है, खाली फ्राई करना है, रेडी टू ईट बना के रखा है उन्होंने, फ्रोजन करके रखा है, वो फ्राई करके देना है। वो टोटल प्रोडक्ट आप बोलेंगे ना मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको कस्टमाइज़ करके देंगे। यस, तो फ्रेंचाइजी बना सकते हैं सर, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉपर आपके पास भी विजन होना, आपका खाली स्केलेबिलिटी ना हो, खाली अर्निंग ना हो, जो गोल, वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू क्रिएट होगी तो कस्टमर हमें ढूंढ के आएगा। करेक्ट। मार्केटिंग से एक बार आदमी आएगा, रिपीट करना है ना सर, वो कुछ तो वैल्यू हमारे प्रोडक्ट में हो, उसको वैल्यू भी देनी पड़ेगी कस्टमर को, कुछ क्वालिटी हो, सर्विस हो, अच्छी सी प्राइस हो, और वो मेंटेन भी रखना पड़ेगा। यस, करेक्ट। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। सो जो फूड प्रोडक्ट्स, आई थिंक ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि फ्रोज़न करे या से, तो
इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो आपको कुछ प्रोडक्ट यूनिक बनाए, अगर यूनिक रेसिपी बना पाओ और उसको आप स्टैंडर्डाइज कर लो, आरटीसी रेडी टू कुक या फ्रोजन में कन्वर्ट कर लो, तो आप एक कोई भी बिजनेस को आप स्केलेबल कर Yes. सकते हो। मैं अभी लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने जैसे सोच रखा कि मेरा एक सिर्फ सिंगल स्टैंड अलोन स्टोर नहीं, बट मुझे डे वन से आपने सोचा था कि मेरा फ्रेंचाइजी बिजनेस होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये एक आपका गोल सेटिंग आपने कैसे किया और आपका आगे का गोल क्या है, क्या लेवल पे जाना चाहते हो? अभी मैं सर ये सोच रहा हूँ कि मेरा है ना 1 साल का तो 6 करोड़ का टर्नओवर का प्लानिंग है, जो मेरे पिछले 3 करोड़ का था। तो इस साल में फाइनलाइज करके डेली में गोल लिखता हूँ मेरे। इस साल का 31 मार्च 2026 तक, ये फाइनेंशियल एंड तक, मैं 6 करोड़ का मेरी कंपनी का टर्नओवर लेके जाना चाहता हूँ, और उसमें 2.4 करोड़ मेरा नेट प्रॉफिट हो, और उसके बाद 5 साल में 100 करोड़ की कंपनी में बनाना चाहता हूँ। यस। तो उसमें क्या है, लोगों को अच्छे से प्रॉपर क्वालिटी के समोसा खाने को मिले। मैं उसमें अलग अलग चीज़ें, समोसा में मैं बास्केट समोसा, मिनी समोसा, ऐसे अलग अलग समोसे के टाइप लाना चाहता हूँ, और एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। ब्रांड वही होता है जब कस्टमर हमारे बारे में बताए। हाँ, तो वो ट्रस्ट में जीतना चाहता हूँ, और उस हिसाब से मेरा प्लानिंग भी चालू है। और आगे आगे जाके वो आईपीओ का भी प्लानिंग है, और आईपीओ के लिए कुछ अलग नहीं होता, उसके सब टर्म्स कंडीशन, और चांडक सर जैसे मेंटर है हमारे साथ, तो ये सब चीज़ें अचीवेबल लगती है सर। आज तक 7 साल में जो सीखा है हमने, वही आगे करते जाना है। ग्रेट। सो एक इंजीनियर एक आईपीओ कर रहा है, बट नॉट थ्रू अ टेक कंपनी या नॉट थ्रू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट एक ऐसे इंडस्ट्री को कैप्चर किया है कि जो आज इंडिया की ज़रूरत है, बट ये इंडिया में किसी ने भी ट्राई नहीं किया, इतने अच्छे से मॉडल नहीं बनाया कि ये अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट्स का। तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। आई थिंक आज के ये पॉडकास्ट से बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है कि जिनको अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस बनाना है, उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। ऐसे कुछ फ्रेंचाइजी जिनको फ्रेंचाइजी लेना है, उसके बारे में आई थिंक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड आपकी जर्नी बहुत बहुत अच्छा इंस्पायरिंग था। आई एम श्योर कि आपका बिजनेस, आपके जो विजन्स है वो अचीव हो, आपका आईपीओ हो। वी वुड लव टू बी देयर कि आपके साथ बीएससी में हम भी आपके साथ बेल रिंग करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर।